मजेदार बात ये है कि जेई के पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायनोमियल का एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिया हो। अब जैसे नेचुरल नंबर में 1 भी हो सकता था, तो अब x प्लस वाई की पावर 1 तो x प्लस वाई के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर में 1 के बजाय 2 हो जाए, 3 हो जाए, 3 हो जाए एंड सो ऑन हो जाए, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? उस एक्सपेंशन के फॉर्मूले को हम लोग न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। इस टाइप को से करने से एटलीस्ट ये जो कोफिशिएंट वाला सवाल है या फिर किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है, उसमें निश्चित तौर पे बेटा एग्जाम में वक्त बचता है। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? तो बच्चों, आज इस वाले वीक में टॉपिक हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, और 3 लेक्चर के आसपास में इस बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक को हम लोग खत्म करने वाले हैं। और ये ओवरऑल जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये आपके जेई के एग्जाम से के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इजी एरिया है जहां से मार्क्स को स्कोर किया जा सकता है। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर इसका थ्योरी हम ढंग से पढ़ के थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस लगा के हम जाते हैं, तो एग्जाम में हमें जाने के पहले ही कॉन्फिडेंस होता है कि सर बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि जेई के पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाइनोमियल का एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिया हो। तो आप सोचिए ना कि मतलब जितना लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं और जो चैप्टर का लेंथ है, उस हिसाब से एक क्वेश्चन का आना ऑलमोस्ट तय है। कई बार ये भी हो सकता है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा बहुत एक दूसरे टॉपिक में भी यूज हो जाए, वो एक अलग चीज है। बात समझे ना? तो 4 नंबर तो आपको मिनिमम दिलाने वाला है। किस्मत सही हुई तो 4 के बजाय 6 या 8 नंबर भी दिला सकता है। वो लोग सर 6 नंबर कैसे दिलाता है? तो भाई अगर ये वाला टॉपिक, मान लो आपका लेट्स से बाइनोमियल का एक क्वेश्चन आता है और किसी दूसरे टॉपिक में इनडायरेक्टली आधा बाइनोमियल यूज हो रहा है, तो उस केस में आपको 6 नंबर दिला रहा है। तो काफी बढ़िया सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर होता है, और क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं बेटा। बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम, या इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना? इसमें होता क्या है कि बात एक बहुत ही सिंपल सी है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है x प्लस वाई की पावर में मैं कोई नंबर दे दूं, नंबर यहाँ पे मैं 2 दे दूं, तो ऑब्वियसली बोलोगे सर ये तो हमें ऑलरेडी आता है। नंबर यहाँ पे 2 के बजाय अगर मैं 3 दे दूं, ये भी बोलोगे सर हमें ऑब्वियसली आता है। यस और नो? x प्लस वाई का होल क्यूब हमें ऑलरेडी आता है। यही नंबर अगर मैं 3 के बजाय अगर मैं नंबर 4 लिख दूं, अब अधिकतर बच्चा बोलेगा सर हमें ये नहीं आता है, या हमें याद नहीं है, निकालने को निकाल सकते हैं। 4 के बजाय अगर ये नंबर मैं 5 दे दूं, अब कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि सर हम याद करके इसको चल रहे हैं। एक्स प्लस वाई टू द पावर 5 सर हम निकालने को निकाल सकते हैं, बट ये निश्चित तौर पे हमें याद नहीं है। तो बेटा ये बाइनोमियल थ्योरम, या इसको कई बार हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। ये न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? ये बेसिकली x प्लस वाई की पावर n है, जहां पे n की जगह कोई भी नंबर हो जाए, कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए। अब जैसे नेचुरल नंबर में 1 भी हो सकता था, तो अब x प्लस वाई की पावर 1 तो x प्लस वाई के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर में 1 के बजाय 2 हो जाए, 3 हो जाए, 3 हो जाए एंड सो ऑन हो जाए, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? उस एक्सपेंशन के फॉर्मूले को हम लोग न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो व्हाट इज न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम? न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिंग x प्लस वाई टू द पावर n, वेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि सीक्वेंस वाला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। शॉर्ट में मैं इस फॉर्मूले को क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ कि x प्लस वाई टू द पावर n का जो एक्सपेंशन बनेगा, उसका बेटा देखो मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिख रहा हूँ। जनरल टर्म में क्या लिखूंगा? मैं जनरल टर्म लिखूंगा NCR। बाइनोमियल में जो पहला वाला टर्म है वो x है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x की पावर में n माइनस आर। बाइनोमियल में दूसरा वाला टर्म यहाँ पे y है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y की पावर r। बात समझ में आती है? और यहाँ पे आपने सिग्मा का नोटेशन लगा दिया। r की वैल्यू बेसिकली बेटा 0 से शुरू होके r की वैल्यू n तक जाती है। ये न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम, या सिंपली आप उसको बाइनोमियल थ्योरम बोल लो, उसका शॉर्टर वर्जन है। लॉन्गर वर्जन कर कैसे लिखते हैं?
सर यही वाला जो टर्म लिखा था, इसी वाले टर्म में आप बोल रहे हो कि आर की वैल्यू 0 से शुरू होनी चाहिए, एन तक जानी चाहिए। तो सबसे पहले सर मैं यहाँ पे आर की जगह 0 डाल देता हूँ। आर की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो ये आपका क्या बनता है, आर की जगह 0 डालने पे ये आपका बनता है NC0, पहले वाले की पावर में n-0 मतलब n आ गया, दूसरे वाले की पावर में 0, y की पावर 0 1 हो गया। अगला टर्म क्या बनेगा, अगला टर्म बनेगा NC1, x की पावर में r की जगह आपने 1 डाला, n-1 y की पावर में 1। उसके अगला टर्म क्या बनेगा बच्चा, उसके अगला टर्म बनेगा NC2, x की पावर में n-2 y की पावर 2 बनेगा। ऐसे करते करते ये बताइए कि लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, लास्ट वाला टर्म बनेगा NCN। भाई लास्ट वाले टर्म में r की जगह आपको n डालना था, तो NCN x की पावर में n-1 0, x की पावर में 0 1 हो जाएगा, y की पावर में 1 बन जाएगा। तो कहने का मतलब लास्ट वाला टर्म बनेगा y की पावर n, समझे ना। ये न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्टर वर्जन है और ये उसी शॉर्टर वर्जन को एक्सपैंड करके लिखा गया है। तो तुम्हें ले दे के बच्चा याद क्या करना है, न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म होता है वो जनरल टर्म होता है एनसीआर। जो पहला वाला नंबर x लिखा है x की पावर में n-r, दूसरा वाला नंबर जो y लिखा है y की पावर में r। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये बनती है कि r की वैल्यू 0 से शुरू होकर n तक जाती है। अब मैं वही आपसे बोलूं r इज इक्वल टू अगर 0 से शुरू होकर n तक जाता है तो टोटल टर्म्स की संख्या बेटा कितनी बनेगी, बताइए भाई। r की वैल्यू अगर 1 से शुरू होकर n तक जाती तो टर्म्स की संख्या n के बराबर बनती। यहाँ पे r 0 से शुरू होकर n तक जा रहा है तो टर्म्स की संख्या n+1 बनेगी। तो इसमें पहला फंडा ये आता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनकी संख्या बेसिकली n+1 के बराबर होती है, जो कि आपको पता ही है भाई। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो 3 टर्म्स आते हैं, x² + 2xy + y²। x प्लस वाई का होल क्यूब करो, यहाँ पे 4 टर्म्स आपको दिखेंगे, x³ + 3x² इंटू वाई प्लस 3x इंटू y² प्लस y³, यहाँ पे 4 टर्म्स दिखते हैं। ऐसे यदि आप x प्लस वाई टू द पावर 5 लिखते हैं तो वहां पे टर्म्स की संख्या 6 दिखती है, x प्लस वाई टू द पावर 6 लिखते हैं तो टर्म्स की संख्या 7 दिखती है, एंड सो ऑन। तो अगर x प्लस वाई टू द पावर n है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके n+1 के बराबर होते हैं। दिस इज द फंडा नंबर 1। फंडा नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फंडा नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फंडा नंबर 2, यहाँ पे जनरल टर्म को आमतौर पे आपको टीआर बोलने की आदत है, आप समझिए जैसे जो सीक्वेंस में पढ़ा था। बट यहाँ पे अगर हम टीआर बोलेंगे तो थोड़ा सा अजीबियत हो जाएगी। सर अजीबियत क्या होगी, आर की जगह 0 रखने पे पहला टर्म आ रहा है, तो अगर आप जनरल टर्म को टीआर बोलते हो तो आप बोलोगे टी ऑफ 0 विल बी द पहला टर्म। आर की जगह 1 रखने पे दूसरा टर्म आ रहा है, अब आप बोलोगे टी ऑफ 1 विल बी द दूसरा टर्म। ऐसा ऐसा बोलने में कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा, बट भाई अभी तक जो हमें आदत है सीक्वेंस चैप्टर में जो हम फॉलो करते हुए भी चले आ रहे हैं कि t0 का कोई मतलब नहीं बनता, टर्म नंबर 0 इसका क्या मतलब है, पहले टर्म को हम टर्म नंबर 1 बोलते हैं। क्या सीक्वेंस में कभी ऐसा काम किया है कि टर्म नंबर 2 को का नोटेशन आप t1 बोल दो, नहीं ना। क्या टर्म नंबर 3 का नोटेशन आप t2 बोलते थे, सीक्वेंस में नहीं बोलते थे। तो अगर यहाँ पे जनरल टर्म को मैं tr लिखता हूं तो वो अजीबियत आ जाती है, तो लोगों ने बोला यार अजीबियत ना लाओ, जनरल टर्म को आप tr+1 लिखो। tr+1 लिखने से फायदा क्या होता है, आर कुछ भी हो, आर की जगह 0 डालने पे t1 आता है जो कि पहला टर्म है, आर की जगह 1 डालने पे t2 आता है जो कि सेकंड वाला टर्म है, आर की जगह 2 डालने पे t3 आता है जो कि थर्ड वाला टर्म। तो कहने का मतलब यहाँ पे tr+1 कितना हो जाएगा, जो जनरल टर्म को पहली बात तो tr+1 बोलते हैं, और इस tr+1 की वैल्यू बच्चा आती है NCR x टू द पावर n-r एंड y टू द पावर r। ये भी ध्यान रखना है r क्या क्या हो सकता था, जब ये tr+1 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, r की वैल्यू बेसिकली 0 1 2 3 से लेकर के n के बीच में कुछ भी हो सकती थी। जैसे अगर r इज इक्वल टू 7 हम बोलते हैं तो r इज इक्वल टू 7 का मतलब टर्म नंबर 8 हो जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक है, ये सेकंड बात हो गई।
सेकंड बात के बाद थर्ड बात, एक छोटा सा, मतलब एक छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करो। जैसे बेटा x की पावर में n माइनस आर आता है, y की पावर में r आता है, तो अगर हम सारे पावर का सम करते हैं, n माइनस आर में r को ऐड करोगे n आएगा। मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप कोई भी टर्म उठाओगे तो उसमें x और y की पावर का सम हमेशा n के बराबर होता है। पहले वाले टर्म में x का पावर n है, दूसरे वाले में x का पावर n माइनस वन, y का पावर 1 है, अभी भी x और y की पावर का सम n के बराबर आ रहा है। थर्ड वाले टर्म में इसको और इसको अगर आप ऐड करते हो तो अभी भी x और y की पावर का सम n के बराबर आता है। लास्ट वाले टर्म में भी देखोगे तो x का पावर 0 है, y का पावर n है, अभी भी x और y का पावर का सम n के बराबर आता है। तो ये भी हमें छोटा मोटा याद रखना चाहिए कि भाई जो सम ऑफ पावर है वो n के बराबर है। अच्छा बेटा, n को बाय द वे हम लोग इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल बोलते हैं। अब एक तीसरा वाला पॉइंट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं हुआ, तो हमने सोचा इसी बहाने एक छोटा सा टर्म बता देते हैं, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल। इंडेक्स का मतलब होता है जो बाइनोमियल का आपने पावर चढ़ा है उसी को इंडेक्स बोलते हैं। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि कई बार लिखा होगा बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब इंडेक्स का ही मतलब हमें नहीं पता, तो इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं है, जो पावर यहाँ पे है उसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका एग्जाम में बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उपयोग भी होता है। कुछ कुछ बातें और करते हैं, उसके बाद में अपन कुछ एक क्वेश्चंस को लगाते हैं। अब जैसे इसके अलावा एक बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ये कोई नया नहीं हो जाएगा कि सर 1 प्लस एक्स की पावर n आ गया तो कोई अलग काम हो जाएगा, बट ये चूंकि ज्यादा कॉमन है इसलिए मैं इसको आपके सामने लिख के लाया हूं। आप अपना पुराना बेसिक कंसेप्ट ही लगाओ। भाई अगर मैं आपसे पूछता कि 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस एक्स का होल पावर n है, इसका शॉर्टर वर्जन में लिख दो, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं सर सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n, एनसीआर तो एनसीआर हो गया। पहला वाला नंबर 1 है तो 1 की पावर में n माइनस आर, 1 की पावर में कुछ भी होगा 1 ही होगा। दूसरा वाला बाइनोमियल में टर्म x है, दूसरे वाले की पावर में r होता था, तो एनसीआर इंटू एक्स की पावर r, इसका एक्सपेंशन हो जाता है। अब उसी में r की जगह 0 डाल दो, एनसी 0 इंटू एक्स की पावर 0 1 आ गया, समझे ना? r की जगह 1 डाल दो, सेकंड वाला टर्म आ जाएगा nc1 इंटू एक्स। r की जगह 2 डालो, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। r की जगह n डालो, ncn इंटू एक्स की पावर। अगर यहाँ पे बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n के बजाय 1 माइनस एक्स की पावर n होता, तो दो तरीका, या तो इसी वाले में x की जगह माइनस एक्स डाल दो, x की जगह माइनस एक्स डालने पे पहले टर्म में कोई फर्क नहीं आएगा, दूसरा वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, तीसरे टर्म में कोई फर्क नहीं आएगा, चौथा वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो या तो इसी में आप x की जगह माइनस एक्स डाल दो, या फिर आप वैसे भी लिख सकते हो कि अगर सर ऐसा कुछ आता है 1 माइनस एक्स की पावर n, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n, और इसको हम लिखते हैं एन सी आर इंटू माइनस ऑफ एक्स की होल पावर में r। अब सोचिए ना बेटा, r की जगह 0 डालिए, पहला टर्म आ गया, r की जगह 1 डालिए, दूसरा टर्म आ गया विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 1 डालने पे माइनस एक्स बचेगा। r की जगह 2 डालोगे, थर्ड वाला टर्म आ जाएगा, nc2 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी प्लस एक्स स्क्वायर ओनली। r की जगह 3 डालोगे, nc3 माइनस एक्स की पावर 3 जो कि माइनस 1 ही होगा। r की जगह n डालोगे तो ncn माइनस एक्स की होल पावर n। अच्छा, इसको भी कई बच्चा लास्ट टर्म में फालतू में कंफ्यूज भी होता है। तो अगर माइनस एक्स की होल पावर n लिखा है तो इसको हम लिखेंगे -1 इंटू एक्स का होल पावर n। -1 को बाहर ले आओ तो -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा, जो कि देखो लास्ट वाला टर्म लिखा था। ये बच्चा एक्सपोनेंशियल की एक सिंपल प्रॉपर्टी है। दो नंबर अगर a और b का प्रोडक्ट की पावर में n है तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे a की पावर n इंटू b की पावर n लिखोगे ना। तो ये दोनों बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस है। कई बार बेटा इन दोनों एक्सप्रेशन को घटा के जोड़ के दुनिया भर के छोटे मोटे रिजल्ट्स को बनाया जाता है, और उन छोटे मोटे रिजल्ट्स का एग्जाम में डायरेक्ट उपयोग भी होता है। हालांकि बेसिक फंडा ये कि अगर हमें एक्सपेंशन लिखना आता है तो वो सब छोटे मोटे रिजल्ट हम मतलब एग्जाम में तुरंत ही डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना टारगेट क्या होगा? जो इसके छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे।
बट कई बार हो सकता है याद करने से काम ना बात बने, तो इन जनरल बेटा हमें एक्सपैंड करना आना चाहिए न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम लगा के, ठीक है ना। अब जैसे छोटे मोटे रिजल्ट की श्रृंखला में इन दोनों रिजल्ट को हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट बेटा एग्जाम में यूज होता है, अगर ऊपर वाले में आप x की जगह 1 डाल दो तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा नोटिस करना। अगर इस वाले में पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा आपको? राइट हैंड साइड में हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1 की पावर n मतलब 2 की पावर n हो जाएगा। तो इससे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट 2 टू द पावर n के बराबर होता है। अच्छा, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने लिखा है, इसमें nc0, nc1, nc2, nc3, ncn ये सारे के सारे बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं, और सारे के सारे बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का जो सम है वो 2 टू द पावर n के बराबर होता है। बात समझे? मतलब या दूसरे शब्दों में nc0 से लेकर के ncn के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, तो nc0 से ncn तक का सम जो होता है वो 2 टू द पावर n के बराबर होता है। अगला रिजल्ट जो बेटा आता है, तुम सेकंड वाले में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो दोनों साइड में। तुम सेकंड वाले में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो दोनों साइड में। तो बेटा जब हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो LHS में तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और RHS में आपको पता लग रहा है प्लस माइनस ऑल्टरनेट हो जाएगा। 1 हम पुट कर रहे हैं तो ये NC0 बनेगा, अगला वाला माइनस NC1 बनेगा, अगला वाला प्लस NC2 बनेगा, अगला वाला माइनस NC3 बनेगा, उसके अगला वाला प्लस NC4 बनेगा, उसके अगला वाला माइनस। अभी कहां तक लिखा जाएगा डिपेंड करेगा भाई n की वैल्यू क्या है। भाई अगर n की वैल्यू मान लो 50 होती तो प्लस n 50 से 50 पे खत्म होता, और अगर n की वैल्यू 49 होती तो फिर नेगेटिव 49 से 49 पे खत्म होता। वो तो डिपेंड करता है ना कि अगर n इवन नंबर है तो लास्ट में प्लस पे एंड होगा, n अगर ऑड नंबर होगा तो लास्ट में माइनस पे एंड होगा। तो एंडिंग पॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहां से समझ में क्या आता है, जो नीचे 0 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, और सारे पॉजिटिव वालों को एक साइड में रख लो, तो तुम्हें समझ में क्या आता है कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इस फॉर्म के जो नंबर्स हैं उनका सम दैट विल बी इक्वल टू nc1 प्लस nc3। भाई पॉजिटिव वालों को एक साइड में रखा, सारे नेगेटिव वालों को दूसरी साइड में ले आते हैं, nc3 प्लस nc5 के बराबर होता है। और एक छोटा सा बात और नोटिस करना बेटा, इनका और इनका जो सम था 2 की पावर n के बराबर था। भाई पहला रिजल्ट यही था कि ये टाइप के जितने नंबर्स हैं और इस टाइप के जितने नंबर हैं इनको जोड़ने पे 2 टू द पावर n आता है। अब अगला रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया कि भैया ये और ये बराबर है। तो कोई चीज बेटा अगर 2 की पावर n के बराबर है और उसको दो इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर, उसको दो इक्वल पार्ट में आपने बांट दिया, तो हर एक की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर n का आधा। भाई मैंने बोला राम और श्याम मिला के 200 रुपए के बराबर थे। अब राम और श्याम बराबर है तो राम और श्याम अलग अलग किसके बराबर होंगे? राम भी 200 अपॉन 2 के बराबर होगा, श्याम भी 200 अपॉन 2 के बराबर होगा, हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये वाला और ये वाला जो आपका आता है वो 2 की पावर n का आधा, 2 की पावर n का आधा आप कैसे लिखते हो? ये 2 की पावर n माइनस 1 आता है। एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन बाइनोमियल थ्योरम। रिजल्ट नंबर 1 कि 2 की पावर n की वैल्यू nc0 से ncn के बराबर आती है। कहने का मतलब द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 टू द पावर n। ये निश्चित तौर पे तुम्हें याद रखना है ये बेटा, ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी होता है। और इसी से रिलेटेड जो अगला रिजल्ट आता है कि nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, nc0 प्लस nc2, और ये दोनों के दोनों चीजें 2 टू द पावर n माइनस 1 के बराबर आती है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बात समझे? अभी फिलहाल मैं इस रिजल्ट के यहाँ पे देखो छोटे मोटे एप्लीकेशंस लिखे कि भाई 3c0 से 3c3 तक के सारे नंबर का सम कर दिया, 2 टू द पावर n 2 क्यूब आ गया। 6c0 से 6c तक के सारे नंबर का सम कर दिया, 2 टू द पावर 6 आ गया।
5C0 से 5C5 के सारे नंबर लिखे हैं, बट प्लस माइनस ऑल्टरनेट में लिखा है 0 हो जाए। यहाँ पे 6C0 के बाद एक टर्म को स्किप करके 6C2 लिखा गया, फिर एक टर्म को स्किप करके 6C4 लिखा गया, फिर एक टर्म को स्किप करके 6C6 लिखा गया। अभी नहीं बोलोगे सर आगे 6C8 क्यों नहीं लिखा गया? 6C8 का कोई मतलब नहीं होता बेटा। भाई अगर मैं आपसे एनसीआर बोलता हूँ, एनसीआर आपका कब डिफाइन होता है? जब आर की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर के मैक्सिमम एन तक जा सकती है। तो जब यहाँ पे हमने 6C6 लिखा था तो ये पूछने का कोई सेंस नहीं बनता कि सर 6C8 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा कि 6C0 से अगर हम 6C6 तक का पूरा सम करते हैं, या फिर हम 6C1 6C3 6C5 लिखते हैं, तो इन दोनों चीजों की जो वैल्यू आती है वो 2 टू द पावर 6 माइनस 1, यानी इन दोनों चीजों की वैल्यू 2 टू द पावर 5 के बराबर आती है। ये भी बेसिक फंडामेंटल है, 100% हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो छोटे मोटे प्रश्नों को हम लोग करते हैं। अच्छा, छोटे मोटे प्रश्नों करने के लिए एक चीज मैं तुम्हें और छोटी सी बताता हूं। अब जैसे बेटा ये वाला रिजल्ट था जो हमने ड्राइव किया था, अब तुम थोड़ा सा नोटिस करना, यहां पे अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो, कई बार ऐसा आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन लिखा है प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन लिखा है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो तुम्हें यहाँ पे दिखना चाहिए ऐड करने पे सर ये माइनस वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। मतलब ये T2 कैंसिल होगा और T4 कैंसिल होगा, माइनस वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर कोई बंदा इन दोनों लोगों को ऐड कर देता, तो ऐड करने पे हमें अपने दिमाग में हल्का सा रखना है कि अगर ऐड कर दोगे तो LHS में आपका बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन। RHS में आपका बनेगा 2 टाइम्स, ऐड करोगे तो क्या बचेगा T1 प्लस T3 प्लस T5। आपको समझ में आता है कि नहीं? ऐड करने पे पहला टर्म 2 बार आ जाएगा, तीसरा वाला टर्म भी 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना, ऐड कर दें सिंपली, क्योंकि दूसरा चौथा सब कैंसिल हो रहा है। और ऐड के बजाय अगर मान लो इनको कोई सब्सट्रैक्ट कर देता, अब तुम बोलोगे सब मतलब हल्का फुल्का सब दिमाग में होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट कर देता, तो तुम्हें खुद ही कॉमन सेंस से सब्सट्रैक्ट करने पर सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करने पे ये प्लस है, ये मान लो इसका नाम मान लो T2 था और ये माइनस T2 लिखा है, तो T2 में से माइनस T2 जाएगा, 2 टाइम आपका T2 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों टर्म्स को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका हो जाता है 2 टाइम T2 प्लस T4 प्लस T6, ऐसे करके आपकी चीजें आ जाती है। तो मतलब ये 2 बार बच्चा खुद से कर लेगा और ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात याद करने वाली है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे T2 का मतलब क्या है? यहाँ पे T2 का मतलब है पहले वाले का सेकंड वाला टर्म, क्योंकि दूसरे वाले का सेकंड वाला टर्म हमने क्या माना, माइनस T2 माना है। अगर पहले वाले को हम लोग बेटा मानते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अगर मानते हैं, तो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का एक्सपेंशन क्या होगा? यहाँ पे सेम T1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस T2 आ रहा है, यहाँ पे प्लस T3 आ रहा है, यहाँ पे माइनस T4 आ रहा है। तो समझा ना? तो पहले वाले के रेफरेंस में हम एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, सही ना। अब छोटे मोटे सवाल करते हैं, इतना कंसेप्ट पढ़ लिया। अब अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर, मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था। होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा, तो इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से। ठीक है, चलो, राम राम। जैसे ये बहुत ही पुराना, ये आईआईटी का आया हुआ सवाल है, बाद में जेईई मेन में पूछा। ये आईआईटी का 25-30 साल पुराना आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स बताना है। तो भाई बहुत 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 ही सिंपल है।
ये आपका पहला वाला लिखा है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा बट कंसेप्ट आपका सेम है। ये पहला वाला लिखा है x प्लस वाई की पावर में 5 लिखा हुआ है, दूसरा वाला आपका लिखा है x माइनस वाई की पावर में 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम, जब ऐड करोगे तो t1 t3 बनेगा ना, तो 2 टाइम t1 प्लस t3 प्लस t5। क्या मैं t7 लिखूं? क्या मैं t7 लिखूं? तो बेटा इसमें भी 6 टर्म्स थे, इसमें भी 6 टर्म्स थे, टोटल टर्म्स की संख्या 6 के बराबर थी। n+1 टर्म्स होते हैं, आपको पता है। तो 7वां टर्म ना इसमें आ रहा था ना इसमें आ रहा था, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो t1 प्लस t3 प्लस t5 के बराबर आ गया। बात समझे ना? अब t1 t3 t5 किसका है? इस वाले का। तो मतलब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम 5c0, पहले टर्म का मतलब r इज इक्वल टू 0 होता है x की पावर 5। अगला टर्म बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? t3 के लिए r की जगह 2 डाल दिया, तो 5c2 x टू द पावर 2 y की पावर सॉरी x की पावर 5 माइनस 2 3 y की पावर 2। अगला टर्म क्या लिख दे? 5c4 x की पावर 5 माइनस 4 1 आ गया, y की पावर 4 आ गया। अब जो y दिया था उसको डाल देते हैं, y था अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब्ड माइनस 1। ठीक है ना? तो ये कितना बनेगा? दिस विल बिकम 2 टाइम 5c0 x टू द पावर 5 प्लस 5c2 x टू द पावर 3 y का स्क्वायर। अंडर रूट का बेटा जब आप स्क्वायर करोगे तो सिंपली एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। प्लस में अपना हो गया 5c4 एक्स वाई टू द पावर 4, अंडर रूट का पावर 4 चढ़ाओगे ओवरऑल पावर 2 आपको मिलेगा। तो ओवरऑल पावर 2 मिलने का मतलब है ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पे गलती करता है, बिल्कुल ही बेवकूफ टाइप का बच्चा होगा, वो बोलेगा सर हाईएस्ट पावर 5 आ रहा है। नहीं भाई 5 तो नहीं आ रहा है, ये एक्स क्यूब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 6 भी दिख रहा है, हालांकि वो भी गलत आंसर है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 7 आ रहा है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 7 आ रहा है। भाई अगले वाले टर्म में देखो, वहां से x का हाईएस्ट पावर आपको दिखेगा। इस टर्म में 5c4 को तो छोड़ो, ये लिखा है x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है x टू द पावर 6 माइनस 2x क्यूब्ड प्लस 1 होता है, हाँ या ना? अब बेटा x को अंदर लेके जाओ, एक टर्म पावर 7 वाला आएगा, एक टर्म पावर 4 वाला आएगा, एक टर्म पावर 1 वाला आएगा, हाँ या ना? तो कहने का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना आ गया? हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना आ गया? 7 के बराबर आ गया। तो इस प्रॉब्लम का आंसर विल बी इक्वल टू 7। ये चीज सबको क्लियर होती है? तो ऐसे सोचना होता है, सिंपल होता है। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन और लगाते हैं, और सॉरी आंसर ही दिखा दिया। अब ये मतलब जेई वगैरह में ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि जिनका बिल्कुल ही बेसिक गया गुजरा है वो इसमें बेटा गलती करने का पूरा चांस होता है। ये हालांकि पुराना आईआईटी का, आई थिंक 2012 आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, बट आज मॉडर्न एरा में ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। लिखा है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन ये वाली चीज क्या है? रैशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इररेशनल, जो भी ऑप्शन में दिए। बेटा देख, तुम केवल अपना बेसिक लगाओ। मैं अगर कोई तिकड़म मान लो, मैं हल्का फुल्का, हालांकि मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। भाई तुम्हें आदत क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ तुम्हें 1 माइनस एक्स की पावर n देखने की आदत है। मान लो वही आदत अगर मैं कंटिन्यू करता तो इसको 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो? भाई यहां से -1 को कॉमन लो तो -1 की पावर में 2n है, -1 की पावर 2n तो +1 ही हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया? मैंने बोला कि भाई, और ये √3 + 1 की पावर 2n लिखा हुआ है, इसको हमने 1 + √3 लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? पावर में 2n, यस और नो? यहां से -1 को कॉमन लिया तो बीच वाला माइनस बच जाएगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि -1 की पावर में 2n बनेगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - √3 की पावर में 2n हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अपना लग सकता है भाई, जो हमने पढ़ा था 1 + x की पावर n माइनस ऑफ 1 - x टू द होल पावर n। ये क्या बनता था बच्चा? ये आपका बनता था 2 टाइम t2 + t4 + t6 एंड सो ऑन करके बनता था। अगर प्लस करते थे तो t1 t3 t5 आता था, माइनस करने पे t2 t4 t5 का सम आता था। अब इसको थोड़ा लिखते हैं, t2 किसका? पहले वाले का,
तो पहले वाले का ही आपका हो जाएगा 2nc0 सॉरी 2nc1, सेकंड टर्म के लिए r इज इक्वल टू 1 होता था, और अब याद है ना 1 प्लस एक्स की पावर n में ncr इंटू एक्स की पावर r होता था। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3 टू द पावर 1। T4 क्या आएगा 2nc3 √3 टू द पावर 3। T6 क्या आएगा 2nc5 √3 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब बेटा यहां से आप √3 को कॉमन ले लो। भाई √3 यहां पे भी बच रहा है, √3 यहां पे भी बच रहा है, √3 यहां पे भी बच रहा है। अब थोड़ा सा नोटिस करना, अगर हमने √3 को कॉमन ले लिया, बाहर एक 2 मान लो लिखा हुआ है, तो अब देखो क्या क्या बच रहा है, ध्यानपूर्वक देखो 2ncn। अब एनसीआर क्या होता है, एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका, सही है ना। तो एनसीआर की वैल्यू कभी भी कोई फ्रैक्शन या निगेटिव वगैरह में नहीं आ सकती। भाई 10 लोग 10c3 की वैल्यू क्या होगी, 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका। अब ये थोड़ी ना कोई बोलेगा 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 66/5 है, वो भाई उसका फ्रैक्शन में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये कोई नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे हो गया √3 गायब। 2nc3 भी बेटा कोई नेचुरल नंबर है, एक √3 कॉमन ले चुके हैं, मतलब ये 3 का स्क्वायर बना है, ये भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है। 2nc5 भी कोई नेचुरल नंबर है, √3 एक कॉमन ले चुके हैं, √3 टू द पावर 4 बना है, तो ये भी कोई नेचुरल नंबर आ रहा है। तो अंदर वाला तो सर पूरा कोई ना कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, और बाहर में √3 एक बच रहा है। तो आंसर क्या होगा, एन इर्रेशनल नंबर, निश्चित तौर पे इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि एक √3 बाहर हमेशा बच रहा है, अंदर नेचुरल नंबर है। देखो बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। एंड ऑड, भाई इंटीजर हो ही नहीं सकता, इंटीजर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या लास्ट ऑप्शन देखो, अ रैशनल नंबर अदर देन पॉजिटिव इंटीजर, जो बात अगेन गलत है, दिस वाज एन इर्रेशनल। बात समझे। तो छोटे मोटे मैनिपुलेशंस हैं। अब जैसे ये जेई 2002 का आया हुआ सवाल है, हालांकि सवाल बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखो, ये डायरेक्ट उस फंडे पे आधारित है कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n का जनरल टर्म होता है NCR इंटू एक्स की पावर r होता है, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर में अगर p प्लस क्यू है, अब इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर p पूछा जा रहा है बेटा, कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर p बता दो। तो अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कॉफिशिएंट हम देखते हैं तो NCR के बराबर आता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे बताओ x की पावर p का कॉफिशिएंट कितना आएगा। x की पावर p का जो कॉफिशिएंट आएगा वो आएगा p प्लस क्यू, c p के बराबर आएगा। और x की पावर q का कॉफिशिएंट कितना आएगा, x की पावर q का कॉफिशिएंट p प्लस क्यू, c q के बराबर आएगा। सवाल में दिया है कि अब इनमें रिलेशन बताना है क्या है। अब सोचो ना, जो बाइनोमियल में एक बेसिक फंडा लगाते थे कि भाई NCR की वैल्यू जो होती है NCN माइनस R के बराबर होती है, उस बेसिक फंडे को यहाँ पे लगा दो। मान लो इस वाले में लगा देते हैं, यहाँ पे n की जगह बेटा p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, p प्लस क्यू में से q हटा दो, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है p प्लस क्यू सी पी आ रहा है, जो कि बेटा देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी थी। तो इसका आंसर क्या आ गया, द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p एंड x टू द पावर q इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर p प्लस q विल बी इक्वल, ठीक है ना। अब देखो ये वाला सवाल एक बार देखना। कई बार जैसे जेई मेन एग्जाम में भी बोलेगा कि शुरुआत से ये वाला टर्म, लास्ट से ये वाला टर्म, ऐसी टाइप की कुछ कुछ बातें करता है, तो उसके बिहाइंड क्या बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हम लोग समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, चौथा वाला टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जो न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम आपने x प्लस वाई की पावर n पढ़ा है, उसमें शुरुआत से तो आपको टर्म लिखना आता ही है। r इज इक्वल टू, भाई जनरल टर्म क्या होता था, जनरल टर्म होता था NCR पहले वाले की पावर में n माइनस r, पहला वाला ये है, और दूसरे वाले की पावर में r दूसरा वाला ये है, ये जनरल टर्म होता था, हाँ या ना। अब अगर चौथा टर्म तुम्हें निकालना है तो चौथे टर्म का मतलब चौथा टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ही होता है, तो r की जगह 3 डालना पड़ेगा। तो अगर ये वाला सवाल बेटा अपन से पूछा जाता है कि चौथा वाला टर्म आप शुरुआत से बता दो, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि T4 विल बी इक्वल टू 11C, r की जगह कितना डालें, 4 या 3, बताओ भाई, 11C3 लिखें या 11C4 लिखें। r की जगह यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा,
क्योंकि TR+1 जनरल टर्म होता था, याद रखना। तो 11C3 पहला वाला नंबर 4x है, तो 4x की पावर में 11 माइनस 3 मतलब 8 लिखोगे। दूसरा वाला नंबर बेटा -1/2√x है, तो जो दूसरा वाला नंबर है -1/2√x है, इसकी पावर में कितना लिखोगे? इसकी पावर में आप बेसिकली 3 लिख दोगे। NCR x⁻n-r इंटू y⁻r, ये लिख दोगे। बात समझे? अब अगर एंडिंग से सर पूछा जाता है तो क्या करें? आमतौर पे किताबों में भी कुछ ऐसे टाइप का फंडा दिया होता है। मैं बोलता हूँ ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। चाहो तो जोड़ लो कि भाई इसमें सर 12 टर्म टोटल होंगे। अगर मान लो उंगलियों पे जोड़ना होता 12 टर्म टोटल होंगे। लास्ट टर्म होगा 12वां टर्म, लास्ट टर्म होगा 12वां टर्म, सेकंड लास्ट टर्म होगा 11वां टर्म, थर्ड लास्ट टर्म होगा 10वां टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म होगा 9th टर्म। तो भाई लास्ट से चौथा टर्म मतलब शुरुआत से 9th वाला टर्म होगा। तो वैसे आंसर को लिखा जा सकता था कि शुरुआत से अगर हमें 9th वाला टर्म लिखना है तो भाई इसमें r की जगह 8, मतलब इसका जो जनरल टर्म होता है उसमें r की जगह 8 डाल दो। बट ये वाली टेक्निक उन सारे सवालों में थोड़ा सा दिक्कत करती है जब यहाँ पे n की जगह भी कोई वेरिएबल होता है, थोड़ा सा परेशानी आती है। तो इसमें बेटा बेटर मेथड क्या है? इसमें बेटर वे क्या है? भाई तुम्हें एंडिंग से चौथा टर्म लिखना था, तुम बुद्धि मत लगाओ, इन दोनों को स्विच कर दो। जैसे अभी पहले नंबर पे 4x लिखा है, दूसरे नंबर पे -1/2√x लिखा है, दोनों को स्विच कर दो। तो अगर हमने दोनों को स्विच कर दिया तो पहले नंबर पे लिखा है -1/2√x लिखा है, दूसरे नंबर पे 4x लिखा था तो प्लस में आपका 4x हो गया और इसकी पावर में 11 हो गया। इन दोनों को हमने स्विच कर दिया। अब इन दोनों को स्विच करने के बाद हमने क्या बोला, इस वाले में स्टार्टिंग से, अब स्टार्टिंग से लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन पांचवा टर्म बता दो तो पांचवा का मतलब स्टार्टिंग से ही पांचवा होता है ना। तो मैं इसमें बोल देता हूं इसमें आप चौथा वाला टर्म लिख लो, इसमें आप चौथा वाला टर्म लिख लो, दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग। इस वाले का अगर मैं चौथा टर्म लिखता हूं तो इस वाले का जो लास्ट से जो चौथा टर्म होगा उसी के बराबर होगा। अब इसका चौथा टर्म कैसे लिखते हो? फिर से r की जगह 3 डाल के कितना बनेगा? 11C3 पहले नंबर पे लिखा है -1/2√x लिखा है, इसकी पावर में 11 माइनस 3 का मतलब 8 हो गया, दूसरे की पावर में 4x लिखा है, 4x की पावर 3 हो गया। बात समझते हैं कि नहीं समझते ना? तो अगर एंडिंग से कोई भी गेम आता है तो वो गेम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम सिंपली बाइनोमियल में दोनों x और y को स्वैप मार देते हैं। भाई बाइनोमियल पे जो पहले नंबर पे लिखा है वो बाइनोमियल का पहला है, जो दूसरे नंबर में लिखा है बाइनोमियल का दूसरा चीज है, तो उसमें x और y को स्वैप मार के और इसी वाले में शुरुआत से चौथा टर्म लिख लो, कहानी ऐसे हो जाती है। तो ये बेटर वे ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें फालतू का कोई कंफ्यूजन कभी किसी को हो ही नहीं सकता। अब जैसे ये सवाल आया जेई में, इसी टाइप का बहुत सारा सवाल आपको दिखेगा। ये खैर दिस इज वन ऑफ द ओल्ड आईआईटी प्रॉब्लम, अलग चीज है कि बाद में जेई में वो सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें लिखा है कि रेशियो ऑफ द 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो बेटा ज्यादा फालतू बुद्धि नहीं लगाते सर, ये नंबर बड़े गंदे गंदे लिखे हुए हैं। अब पहले तुम इन जनरल सॉल्व कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a+b⁴n है, इसमें 7वां टर्म क्या होगा? तो 7वां टर्म मतलब 7वां टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आप क्या बोलोगे सर? आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा सर NC6 लिखेंगे, r की जगह 6 डालना पड़ेगा, यस और नो। और a की पावर में बच्चा क्या लिखोगे? a की पावर में आप लिखोगे n-6, b की पावर में क्या लिखोगे? b की पावर में आप 6 लिखोगे। अब इसी में अगर मान लो लास्ट से 7वां टर्म पूछा जाता, इसी वाली चीज में अगर लास्ट से 7वां टर्म पूछा जाता तो आप क्या बोलते हैं? a+b की बजाय आप उसको बोल देते b+a⁴n बोल देते। और लास्ट से 7वां टर्म क्या होता? बेसिकली T7, मान लो इसको हम डैश बोल देते हैं। अब इसमें शुरुआत से 7वां टर्म लिख दो, इसका जो शुरुआत से 7वां टर्म होगा मतलब जिसको T-7 बोल रहे हैं वो इस वाले का लास्ट से 7वां टर्म हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो अगर इसका लिखते हैं कितना आता है, फिर से r की जगह 6 डाला तो NC6, पहले नंबर पे b लिखा है तो b की पावर में n-6, दूसरे नंबर पे a लिखा है तो a की पावर में कितना? a की पावर में 6। देख बेटा सवाल में इनका कुछ कुछ रेशियो दिया है कि इनका जो रेशियो है वो 1/6 के बराबर है, रेशियो ही दिया है ना सवाल में।
तो भैया दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो निकाल लो। पहले रेशियो निकालते हैं। तो इनको जो हमने डिवाइड किया तो इनका रेशियो दिया है 1/6। देखते हैं बाकी और चीजें क्या डिवाइड होती हैं। NC6 आपका कैंसिल हो गया। a की पावर में n-6 है, a की पावर में n-6 है, उसको a की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो a की पावर में n-12 आ जाएगा। ठीक है ना। और थोड़ा ध्यान दे, n-12 आ जाएगा। अब हाँ, दिस अपॉन, और b की पावर में 6 है, डिवीजन में b की पावर n-6 आ रहा है, मतलब नीचे में आपका b की पावर में n-12 आ जाएगा। मतलब ले दे के सर a अपॉन b भी निकाल लो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ले दे के यहाँ पे कहानी क्या बन गई बेटा, ले दे के यहाँ पे कहानी ये बन रही है कि भाई जो 1/6 है दैट इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर में n-12 के बराबर आता है। ये आपको समझ में आ गया था ना। इसको जो हमने डिवाइड किया था तो ये 6 ऊपर जाके -6 बन जाएगा तो n-12 हो जाएगा। जब हमने इसको अपॉन इसको किया था तो b की पावर 6 को हम नीचे लाए थे, जिस वजह से -6 नीचे आएगा तो b की पावर में n-12 बन जाएगा। अच्छा, अब a अपॉन b की वैल्यू क्या आती है। अब देख बेटा, a आपका है 2 की पावर में 1/3 है, b की पावर 1/3 की पावर 1/3। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन b करना है ना, तो आप ऐसा मान लो, ऐसा लिख लो, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1/3 की पावर 1/3, तो अल्टीमेटली आएगा 6 की पावर में 1/3, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई। a अपॉन b करने पे 2 × 3 6 हो जाएगा, उसकी पावर में 1/3। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यहां से हमें ये समझ में आता है कि ये लिखा है 6 की पावर -1, a अपॉन b का मतलब है 6 की पावर में 1/3, तो n-12/3 हो जाएगा। मतलब n-12/3 की वैल्यू क्या आती है, -1 के बराबर आती है। मतलब n-12 -3 के बराबर आता है, n की वैल्यू 9 के बराबर आती है। मतलब n की जगह यहाँ पे क्या होगा, 9, तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ पे अगर शुरुआत में आप a और b को यूज करते हैं ना, तो कैलकुलेशन के थोड़ा सा ऐसे जंजाल में फंसते कि ये सवाल भी आपको मुश्किल लगता। तो भैया जब पता है a और b यहाँ पे गंदी गंदी चीजें हैं, तो उसको लास्ट में जाके यूज करना होगा, कर लेंगे। और लास्ट में कितना इजी बना कि भाई हमें पता लग गया, हमें केवल a अपॉन b की वैल्यू से मतलब है। तो a से b को डिवाइड किया तो हमें पता लग गया भाई वो 6 की पावर 1/3 बन रहा है, हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा। कन्वीनियंस था कि नहीं था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब जैसे इन सारे सवालों में देखिएगा, अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई, मजा आ रहा है? तो भाई मैं तो इसलिए आ गया कि सोचा थोड़ा झकझोर लूं, हिला लूं, ताकि तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो ये पता चल जाए। देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, आप टॉपिक वाइज टेस्ट, पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ले रहे के कहानी यही चल रही है कि भाई जनरल टर्म हमें लिखना आना चाहिए और जनरल टर्म के आधार पर हमें क्वेश्चंस को करना आना चाहिए। सारे के सारे सवाल उसी चीज पे बेस्ड है। ठीक है, पहले वाले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 लिखना था। ठीक है ना बेटा, सुनिएगा।
मैं अपने बच्चों को दो तरीके से सवाल बताता हूं। एक है फॉर्मल मेथड, जिसकी अपनी आप में बड़ी इंपॉर्टेंस है, अलग इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मल मेथड सबको आना चाहिए। और फॉर्मल मेथड एक ऐसी चीज है जिसके आधार पे अभी तक सारे सवाल तो हम उसी से लगाते चले आ रहे हैं। और दूसरा होता है कि ऐसे सवालों में से जेईई में जितने भी सवाल आते हैं उसमें एक छोटा सा शॉर्टकट फॉलो करके हम अपना काम आसान कर देते हैं। बट शॉर्टकट फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि फॉर्मल मेथड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखिए जितना आपने सवाल में सारे आपने जेईई के क्वेश्चंस लगाए हैं उनमें से आपको यही पता लग रहा है ना कि जो एक्चुअल मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का नाम है, और हमें अगर बाइनोमियल थ्योरम ही ढंग से नहीं आता तब तो चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं बनता, हाँ या ना। तो फॉर्मल मेथड में सोचते हैं, फॉर्मल मेथड क्या होता है, जो कि अधिकतर सवालों में यही लगता है। आप इसका जनरल टर्म TR+1 लिखते हो, इसका जनरल टर्म आप क्या लिखते हो, TR+1 लिखते हो। अब TR+1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 11 CR 11 CR, पहला वाला एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर में 11 माइनस आर, दूसरा वाला 2/x है तो बेटा 2/x की पावर में r, यही आ रहा है ना। x का सारा पावर इकट्ठा कर लो तो ये आपका बन जाएगा 11 CR, यहाँ पे 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22 माइनस 2r होगा, नीचे x की पावर r आ रहा है उसको ऊपर लेके जाओगे तो ओवरऑल x का पावर में क्या बनेगा, 22 माइनस 2r माइनस r, 22 माइनस 3r और 2 की पावर r बनेगा। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 बता दो। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 का मतलब आपने जो x का पावर है 22 माइनस 3r उसको आपने 7 के बराबर लिखा, 3r की वैल्यू 15 के बराबर आ गई, यानी r की वैल्यू बेटा 5 के बराबर आ गई। क्या r इज इक्वल टू 5 पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल था सर। यहाँ पे बताइए r क्या क्या हो सकता था, r की जगह 0 1 2 3 से लेकर के 11 तक कुछ भी हो सकता था, r इज इक्वल टू 5 इज डेफिनेटली पॉसिबल। r इज इक्वल टू 5 का मतलब इसका जो टर्म नंबर 6 होगा, टर्म नंबर 6 में x टू द पावर 7 आएगा। और टर्म नंबर 6 की वैल्यू क्या आ रही है, टर्म नंबर 6 की वैल्यू आ रही है 11C6, आर इज हाँ सॉरी आर की जगह 5 डाला ना, माफ कीजिएगा, आर की जगह 5 डालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 11C5 2 टू द पावर 5, और आर की जगह 5 डालने में देखिए इतना आ रहा है। तो मैंने पूरा देखो एनालिसिस क्या बनता है कि इसका जो टर्म नंबर 6 है उसमें टोटल x का पावर 7 आ रहा है और x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना है, ये वाला नंबर है जो कि सवाल में आपसे पूछा गया था। ठीक है, आमतौर पे ऐसे सवालों में थोड़ा सा एक शॉर्टर मेथड पॉसिबल होता है। शॉर्टर मेथड क्या होता है कि भाई एक सिंपल सी बात तुम याद रखना, इसका तुम कोई भी टर्म लिखोगे, अब जैसे यहाँ पे एक टर्म है, दो टर्म है, टोटल बाइनोमियल में पहले नंबर पे एक लिखा है, दूसरे नंबर पे एक लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो पहले नंबर पे जो चीज लिखी है उसकी पावर में अगर नंबर n1 जाता है, दूसरे नंबर पे जो चीज लिखी है उसकी पावर में, माफ कीजिएगा बच्चों, दूसरे नंबर पे जो चीज लिखी है उसकी पावर में अगर नंबर n2 जाता है तो इसका जनरल टर्म बेटा होता है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये कोफिशिएंट होता है। और x स्क्वायर की पावर में कितना हो जाता है, n1 हो जाता है, और 2/x की पावर में कितना हो जाता है, n2 हो जाता है। अब देखो ये मैं लिखता कहाँ से हूँ, आगे चल के मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मल्टीनोमियल थ्योरम, तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम से हमने लिखा। तो इससे होता है कि सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब सवाल जल्दी कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें 11 पावर लाना था, ये तो मान लो हमने जनरल टर्म लिख दिया आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, एग्जाम में देखो हम करते कैसे। तो भाई 11 जो नंबर है, 11 में से कुछ नंबर इसकी पावर में चढ़ाना है, 11 में से कुछ नंबर इसकी पावर में चढ़ाना है, मतलब इसकी पावर में 5 अगर चढ़ा रहे हो तो अगले वाले की पावर में 6 चढ़ाना होगा, इसकी पावर में 8 चढ़ा रहे हो तो अगले वाले की पावर में 3 चढ़ाना होगा, पहले वाले की पावर में अगर 4 चढ़ा रहे हो तो अगले वाले की पावर में 7 चढ़ाना होगा, क्योंकि 11 हमेशा मेंटेन रखना है। अब तुम्हें देखना था कि x की पावर 7 कैसे आता है। अब तुम थोड़ा सा वैसे हवा में सोच सकते हो, भाई मान लो अगर इसकी पावर में मैं 5 चढ़ाता हूँ, इसकी पावर में 6, अब हवा में सोचो भाई, इसकी पावर में 5 चढ़ाने पे 10 बनता है, इसकी पावर में 6 चढ़ाने पे कितना बनता है,
6 बनता है टोटल, समझे ना। तो 10/6 मतलब पावर 4 आ जाता, हमें 7 चाहिए था। अब मान लो इसकी पावर में तुम 6 चढ़ा लो, इसकी पावर में 5 चढ़ा लो, फिर देखते हैं क्या बनता है। पहले वाले की पावर में 6 चढ़ाने पे टोटल 12 पावर मिलता है आपको, दूसरे वाले की 5 पावर चढ़ाने पे नीचे डिनोमिनेटर में 5 पावर मिलता है, 12 पावर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 पावर, टोटल 7 पावर बच रहा है ना, और 7 पावर ही पूछा गया था। मतलब बात क्लियर हो गई कि इसमें पहले वाले के ऊपर 6 चढ़ाना है पावर में और दूसरे वाले के ऊपर 5 चढ़ाना है। अब जनरल टर्म क्या लिखोगे, जनरल टर्म आप लिखोगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 और 5 आपने नंबर चढ़ाया, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। पहले वाले की पावर में 6, आप देखो यहां से वेरीफाई भी कर लिया करो, और दूसरे वाले की पावर में हमने क्या बोला, पहले वाले की पावर में 6 और दूसरे वाले की पावर में हमने 5 बोला। अब देखो पावर मैच कर रहा है कि नहीं, 12/5 7 पावर आ रहा है, तो इससे आंसर डायरेक्ट आ जाता ना बेटा। ये क्या लिखा, ये आपका 11C6 लिखो चाहे 11C5 लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मान लो इसको हमने 11C5 लिख लिया और 2 to the power 5, और देखिए बेटा यही आंसर आता था 11C5 इंटू 2 की पावर। तो इसमें तुम चाहे एडवांस का भी पुराना क्वेश्चन उठा लोगे, अगर इस टाइप का सिंपल सवाल है तो उसको हवा में सोचना इससे बहुत ही फास्ट हो जाता है। जैसे अब वही मैं आप लोगों से पूछूं, मैं वही अगर एक सिंपल बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये बात बता दो बेटा कि अगर मान लो यहाँ को हमने 8 दे दिया, तो दूसरे वाले को क्या देना पड़ेगा, तुम बोलोगे दूसरे वाले को 3 देना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा उस केस में x का पावर कितना बनेगा, बताइए भाई, x का पावर कितना बनेगा। पहले वाले को 8 देने पे 16 हो जाता, और ये 3 नीचे आता, मतलब 16 और नीचे में 3 पावर है, टोटल आपका 13 पावर बनता। तो ये वाला केस जो बनता, इसमें x टू द पावर 13 आता, यस और नो। तो इस हिसाब से बेटा पावर को सोचना एटलीस्ट ऐसे टाइप के सवालों में बेहद आसान, और थोड़ा सा वक्त भी आपका एग्जाम में बचता है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं कि फॉर्मल मेथड हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई केवल कॉफिशिएंट वाला ही सवाल में हो सकता है, वो भी जब ऐसा कुछ इजली केस बन रहा हो, जो कि कई बार मेंस छोड़ दो एडवांस में ऐसे इजी केसेस बने हैं। अब जैसे मान लो ये अगला सवाल आ गया, इसमें भी वही काम हम कर सकते हैं। मैं मान लो शॉर्टकट से करता हूं, तो हमने बोला कि भाई देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है कि भाई एक्स की पावर 0 कब आता है, हमें ये पता लगाना है। सबसे पहली बात बेटा, इसका फॉर्मल मेथड 100% तुम्हें आना चाहिए। फॉर्मल मेथड तुम्हें 100% आना चाहिए। और फॉर्मल मेथड क्या बोलता है, फॉर्मल मेथड ये बोलता है कि भैया इसका तुमने जनरल टर्म लिख लिया, यहाँ पे tk+1 के फॉर्म में लिखा गया है, तुम्हें आदत tr+1 की, उससे फर्क नहीं पड़ता। tk+1 लिखा गया 10c के, पहले वाले की पावर में 10 माइनस के, दूसरे वाले की पावर में के, तो x का जो टोटल पावर बनता है वो इतना बनता है। अब x के इस टोटल पावर को जो हमने 0 के बराबर किया, तो k की वैल्यू 10/3 आती है। अब तुम्हें पता है कि इस वाले टर्म में भी k कहां से कहां तक पॉसिबल हो सकता था, k की वैल्यू 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 4 हो सकती थी, k की वैल्यू 10 तक हो सकती थी, बट ये 10/3 तो नहीं पॉसिबल था। मतलब यहां पे प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा कि देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं आ रहा है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, जिसमें एक्स का पावर ना आ रहा हो। सर आपके शॉर्टकट से भी हो सकता था क्या ये, तो बिल्कुल हो सकता है बेटा, शॉर्टकट से और इंटरेस्टिंग बनेगा उल्टा, और इससे तुम्हारा शॉर्टकट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब सुनिए भाई, तुम्हें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रखना था। अब तुमने मान लो शुरुआत की, सर देखो ले दे के भी कॉफिशिएंट की बात नहीं करते हैं, पहले वाले में √x आ रहा है, वो अलग बात है, इसके साथ एक √3 भी आ रहा है, उसको छोड़ दो, और उसके साथ में कितना आ रहा है, एक कांस्टेंट √3/2, और मेन बात है 1/x आ रहा है पावर में 10। भाई दोनों को 5 दोगे तो काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पावर आधा हो जा रहा है ना, तो पहले वाले को थोड़ा सा हम ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने पहले वाले को 6 दिया, दूसरे वाले को 4 दिया, तो जब पहले वाले को 6 दोगे तो अब आप सोचिए ना क्या बनेगा, पहले वाले को जब आप 6 दोगे तो क्या बनेगा, √x की पावर में 6 बनेगा। दूसरे वाले को 4 दोगे तो पावर, अब यही चीज आप मन में सोच लो चाहे लिख के, इतना बनेगा। और इस केस में कुछ पावर बच रहा है, इस केस में आपका 1/x बच रहा है, मतलब x नीचे बच रहा है। भाई ये x³ हो जाएगा, ये 1/x की पावर हो जाएगा, मतलब x नीचे बच रहा है, मतलब दूसरे वाले का पावर बढ़ाने की जरूरत है।
दूसरे वाले का पावर बढ़ाने की जरूरत है, जो एक्स नीचे बच रहा है, सॉरी दूसरे वाले का पावर जो है घटाने की जरूरत है, एक्स नीचे बच रहा है ना। तो एक काम करते हैं कि भाई दूसरे वाले का पावर घटाया कैसे जाए, तो 4 के बजाय इसको और कम नंबर दे दो, इसको केवल 3 ही दे दो, पर 3 देने पे और भी लफड़ा आएगा। क्यों? 3 देने पे बेटा पहले वाले का जब 7 पावर डालोगे तो x की पावर में 7/2 बने। अब तुम लिख के चाहे देख लो, चलो मैं फालतू के सारे टर्म लिख लेता हूँ। इसको मान लो हमने 7 ले लिया, इसको हमने ये ले लिया। अब देखते हैं आप कितना है, वो x ऊपर बच रहा है कि नीचे बच रहा है। अब इस केस में ऊपर है x की पावर में 3.5 और नीचे है x की पावर में 3। अब सर ऊपर में x बचने लगा आधा पावर। भैया जब इसको हमने 6 दिया था तो नीचे में x बच रहा था, इसको जो हम 7 दे रहे हैं तो ऊपर में x बच रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले को पावर बढ़ाते चले जाओगे तो ऊपर में पावर बढ़ता ही चला जाएगा ना। जैसे मान लो इसको तुमने 7 के बजाय 8 दे दिया, इसको तुमने 7 के बजाय 8 दे दिया, तो अब 8 दिया मतलब इसको 2 देना पड़ेगा, तो ये x की पावर 4 अपॉन, अब x की पावर में 2 आ रहे हैं, तो सर कोई आपका टर्म ही नहीं बन रहा है जहां पे x की पावर 0 हो जाए। नीचे में x का पावर बढ़ रहा था, उसको हमने कम करने की कोशिश की, अब x का पावर ऊपर में कुछ बच रहा है, आगे और बढ़ते हैं, x की पावर न्यूमरेटर में मतलब और बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इस टाइप को से करने से एटलीस्ट ये जो कॉफिशिएंट वाला सवाल है या फिर किसी पर्टिकुलर टर्म का कॉफिशिएंट पूछा जाता है, उसमें निश्चित तौर पे बेटा एग्जाम में वक्त बचता है, ठीक है। बट भैया फॉर्मल मेथड की अपने आप में अलग इंपॉर्टेंस है, और इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि फॉर्मल मेथड हर बच्चे को आना चाहिए। अब जैसे उसी को प्रूव करने के लिए छोटा सा सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन विच आर इंटीजर। अब इसमें कौन सा तुम शॉर्टकट लगा दोगे? 124 पावर में है, मतलब टोटल 125 टर्म्स बन रहे थे। अब उन 125 टर्म्स में से कितने ऐसे टर्म्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, ये सवाल में पूछा गया। तो इसमें तो सर कोई चॉइस ही नहीं है, पूरा जनरल टर्म हमें लिखना ही आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो इसका बेटा मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिखता हूँ TR+1। TR+1 आपका होगा 124 CR, पहला वाला √5 है, यस और नो। तो √5 की पावर में क्या लिखोगे? 124 माइनस R। दूसरा वाला टर्म 11 की पावर 1/4 है, तो 11 की पावर 1/4 इसकी पावर में R लिख लोगे। तो TR+1 की वैल्यू क्या आती है? वो आती है 124 CR, 5 की पावर में बेटा हाफ लिखा हुआ है, तो 5 की पावर में आपका ये हो जाएगा 124 माइनस R डिवाइडेड बाई 2। 11 की पावर में 1/4, इसकी पावर में R लिखा हुआ है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा 11 की पावर में R/4 बन जाएगा। अब R की तो वैसे अगर देखा जाए वैल्यू बेटा 0 से लेकर के 124 तक कुछ भी जा सकती थी। वैसे अगर देखा जाए तो R की वैल्यू 0 से लेकर के 124 तक कुछ भी जा सकती थी, हाँ या ना? बट यहाँ पे हमें R की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके करस्पॉन्डिंग ये सारा का सारा इंटीजर आ जाए। इंटीजर क्या? नेचुरल नंबर ही आएगा, निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो अब देखो उसका प्रोसेस क्या है। ये पहला वाला बेटा 124 लोगों में से R लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका है। दिस इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, रादर दिस इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, यस और नो? इसकी तो बात ही छोड़ दो। 11 की पावर में R/4 है, मतलब 11 की पावर में 1/4 जो रेडिकल साइन आ रहा है, रेडिकल साइन को हमें गायब करना पड़ेगा। भाई 11 की पावर में अगर 1/4 हुआ तो 11 का फोर्थ रूट इंटीजर नहीं होगा। 11 की पावर में 2/4 हुआ तो √11 जो कि अगेन इंटीजर नहीं होगा। 11 की पावर में 3/4 तो मतलब 11th का फोर्थ रूट करके उसका क्यूब कर दो। 11 की पावर 3/4 कितना होता है? 11 की पावर 1/4 का क्यूब, तो 11th का फोर्थ पावर करके उसका क्यूब कर दो, वो भी इंटीजर नहीं होगा। बट अगर 11 की पावर में 4/4 हो गया तो निश्चित तौर पे वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। मतलब यहां से हमें समझ में आता है कि 11 का कल्याण तभी हो सकता है, 11 की पावर R/4 का कल्याण तभी हो सकता है जब R की वैल्यू 0, 4, 8,
से लेकर के 4 के सारे मल्टीपल हो जाए, 4 का लास्ट मल्टीपल 124 पॉसिबल था। बट 11 का कल्याण होने से जरूरी नहीं है कि 5 की पावर समथिंग का भी कल्याण हो जाए। तो भैया देखो, इनका कल्याण हो चुका है, नेचुरल नंबर आ चुके हैं, इनका भी कल्याण आर के इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हो चुका है। इस वाले टर्म का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। हमने बेटा आर की जगह 0 डाला, तो 5 की पावर में 62 आ गया, विच विल बी ए नेचुरल नंबर। आर की जगह हमने 4 डाला, तो 5 की पावर में 124 माइनस 4/2, 5 की पावर में 60 आ गया, विच इज अगेन अ नेचुरल नंबर। आर की जगह लास्ट वैल्यू अगर हमने 124 डाला, तो 5 की पावर में 0 आ गया, जो कि अगेन। तो यहाँ पे ये वाला भाई और इस वाले भाई में सेटिंग ऐसी हो रही है कि आर की इन सारी की सारी वैल्यूज पे ये भी नेचुरल नंबर आ जाता है और ये भी नेचुरल नंबर आ जाता है। 124 CR पहले से नेचुरल नंबर था, तीनों का प्रोडक्ट नेचुरल आ रहा है। अब R इज इक्वल टू 0.048 124, आर की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 32 वैल्यूज। भाई अगर समझ लो ना, 048 ये वाला एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आपको लिखने, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो गलत मत करना, सर 31 होगा कि 32 होगा। तो भैया इस एपी पे नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो, तुम ऐसे ही कर लो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 124, लास्ट वाला टर्म 124 है, पहला वाला टर्म 0 है, प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 4 हो गया। तो यहाँ से इसको 4 से हमने डिवाइड किया, तो 31 विल बी इक्वल टू n-1, मतलब n की वैल्यू बच्चा 32 के बराबर आती है। बात समझे ना? तो मतलब इसमें टोटल 32 ऐसे टर्म्स बनेंगे जो कि इंटीजर्स होंगे या नेचुरल नंबर होंगे, कुछ भी पूछा जाए। तो बेटा बात ये समझ में आती है कि जो मेथड है प्रॉपर, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कि अगर बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ लिया, शॉर्टकट आपको बता दिया, जब होगा तो वक्त बचा लेंगे, बट इसका मतलब नहीं कि इसका मतलब इसमें हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये हमें पक्का आना चाहिए, बिना इसके काम नहीं चल सकता। अब भाई कई बार जैसे एग्जाम में क्या होता है कि जैसे दो ब्रैकेट को एक बाइनोमियल लेगा, दो बाइनोमियल लेगा, दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर देगा और दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करके आपसे कुछ कुछ पर्टिकुलर टर्म्स पूछेगा। तो अब उन सब टाइप के सवालों को करने का तरीका क्या होता है? जैसे एक सिंपल सवाल से मैं शुरू करता हूं। ए वाला सवाल देखोगे ना, तो दिस इज सिंपली द ब्रैकेट ऑफ सॉरी, ए वाला सवाल अगर आप देखोगे तो दिस इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स। ये बेटा दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन लिखा है बस, ए वाला सवाल, हाँ या ना। अब दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में तुमसे अगर केवल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा जा रहा है, बचपन में कि सवाल क्या आता था 9th क्लास में, बोलता था इन दोनों को एक्सपैंड करके दिखा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दो। तो आप क्या करते थे? 1 से सबको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर 2x से इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखोगे, फिर 4x स्क्वायर से इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखोगे। वो 9th क्लास का थोड़ा सा बोरिंग सा लंबा सा सवाल बनता था, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? केवल तुम्हें एक्स क्यूब से मतलब है, तो थोड़ा बुद्धि लगाना। यहां वाला 1 बेटा अगर यहां वाले 10x क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाए तो भाई एक्स क्यूब बन जाएगा। बाकी हम 1 को यहां से मल्टीप्लाई करके क्यों लिखे, जो हमें केवल एक्स क्यूब की जरूरत है। तो अगली बात क्या बनती है? ये वाला जो 2x है वो अगर यहां पे मल्टीप्लाई हो जाए तभी एक्स क्यूब बन सकता है ना। अब 2x को तुम यहां पे मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करो, या फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब थोड़ी ना बन रहा है। तुम्हें केवल एक्स क्यूब से मतलब था, तो काम के टर्म को लिखना आना चाहिए। और या फिर ये वाला 4x स्क्वायर यहाँ वाले 5x से मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर यहाँ पे केवल एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमसे पूछा जाता तो अपना जवाब क्या होता? 1 टाइम 10x क्यूब, मतलब ये 10x क्यूब्ड हो जाता। 2x टाइम 6x स्क्वायर मतलब 12x क्यूब हो जाता, हाँ या ना बच्चा? और क्या हो जाता? 4x स्क्वायर टाइम 5x मतलब आपका ये कितना हो जाता? 20x क्यूब हो जाता। तो कितना? 20 10 30 12 42, मतलब ये 42x क्यूब। टोटल एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आता? 42 के बराबर आता। अब यहाँ पे सेकंड वाले सवाल में क्या किया गया? एक तो सिंपल ब्रैकेट लिख दिया गया रैंडम, एक पॉलिनोमियल टाइप का, जैसे पहले वाले में दोनों पॉलिनोमियल टाइप की चीज लिख दी गई थी। अब यहाँ पे एक सिंपल ब्रैकेट लिख दिया गया और एक बाइनोमियल के फॉर्म में शॉर्ट वर्जन में लिखा है। सर क्या इसमें मेथड कुछ अलग हो जाएगा? मेथड कभी कुछ नहीं अलग होने वाला बेटा, बेसिक अभी भी तुम्हें x टू द पावर 4 से मतलब है।
x टू द पावर 4 से मतलब है। अब देखो आइडियली तुम्हें सोचना कैसे आना चाहिए, सर इसके एक्सपेंशन में शुरुआत के मैं कुछ टर्म्स लिखता हूं, शुरुआत के बस। तो याद है ना 1 प्लस एक्स की पावर एन में जनरल टर्म होता था एनसीआर इंटू एक्स टू द पावर आर। 1 प्लस एक्स की पावर एन में जनरल टर्म क्या होता था, एनसीआर इंटू एक्स टू द पावर आर। तो इसमें अगर हम टर्म्स को लिखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 6CR, समझे ना, सॉरी 6C0 2x की पावर 0 जो कि 1 हो गया, 6C1 2x की पावर में 1, 6C2 2x की पावर में 2, 6C3 2x की पावर में 3। अब चूंकि तुम्हें पहली बार ऐसा पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं एक टर्म थोड़ा सा मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं, ये पहला वाला। अब तुमको सोचो बेटा, इनको अगर हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इनको अगर हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तुम थोड़ी सी बुद्धि लगाना। अब एक और ब्रैकेट लिखा था, चाहो तो उसको लिख लो, चाहो तो चलो मैं लिख ही देता हूं फिलहाल, जिससे तुम्हें एक ही शॉट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लस 3x क्यूब्ड प्लस x टू द पावर 5, एक ही शॉट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहां x की पावर 0 है, बाजू में x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तब भी पावर 4 बनेगा, बाजू में x की पावर 4 करके तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हटा ही दो। यहाँ पे x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 बाजू वाले x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। सर बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है कि इनका और इनका प्रोडक्ट आ जाए, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे x की पावर 2 है, बाजू वाले सफेद वाला जो ब्रैकेट है वहां से x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी पावर 4 बनेगा। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि भाई इनका इनका प्रोडक्ट आ जाए। अब x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब आ रहा है, मतलब बाजू वाले से 1 पावर चाहिए होगा। देखो बाजू वाले में 1 पावर दिया ही नहीं था, तो ये भी मतलब बेकार का टर्म हो गया। और ध्यान पर देखना, यहाँ पे पावर 4 है, पावर 4 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब बाजू वाले ब्रैकेट का कांस्टेंट वाला टर्म आना चाहिए तभी टोटल पावर 4 बनेगा। वो कितना आएगा, जब ये वाला पावर 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए। तो देख बेटा तुम्हें कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे भैया 2 ब्रैकेट ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए थे, यहाँ पे एक ब्रैकेट तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, मतलब एक्सपेंड करके लिखा गया है, और दूसरा वाला शॉर्ट तरीके से बीटी बाइनोमियल थ्योरम के बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा के दूसरे वाले को एक्सपेंड करना था। बात तो वही बनती है ना, एग्जाम में मैक्स टू मैक्स क्या होता है, 2 बाइनोमियल दे देते हैं। एग्जाम में मैक्स टू मैक्स क्या होता है, 2 बाइनोमियल दे देते हैं। तो उसकी भी एक बार हम लोग चर्चा, एक बार आपको बता देता हूँ कहाँ पे, एक छोटा, अब देखो एग्जाम में जो आपके जे एग्जाम में कॉमन तौर पे देते हैं, वो एक बोलेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर m, और दूसरा ऐसे अपने मन से बोल देंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब इसमें कुछ एक पर्टिकुलर कॉफिशिएंट आपसे पूछ सकता है, पावर 1 का कॉफिशिएंट, x की पावर 1 का कॉफिशिएंट बता दो, x की पावर 2 का कॉफिशिएंट बता दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेटा देखो कंसेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंड करके कुछ एक टर्म्स लिखो। तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा mc0 प्लस mc1 इंटू एक्स प्लस mc2 इंटू एक्स स्क्वायर। चलो इतना ही लिख लेते हैं फिलहाल, अगले वाले को एक्सपेंड कर लो। अगला वाला अब बनेगा, अब फालतू में लास्ट वाला टर्म यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के ना, तो अगला वाला बनेगा nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस में nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। और ये सिलसिला ऐसे चलता, ये सिलसिला बेटा ऐसे चलता चला जाएगा। अब देख बेटा, जो एग्जाम में प्रैक्टिकली तुमसे पूछा जा चुका है कई बार, वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये बता दो कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 कितना होगा। अब देख बेटा पावर, दिस इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स। पावर 1 कैसे बनता है, जब ये वाला mc0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, भाई यहाँ का x की पावर 0 यहाँ के x की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर यहाँ का पावर 1 यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। एक ब्रैकेट से तुमने 0 पावर लिया, अगले ब्रैकेट से 1 पावर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कहानी बन रही है ना। तो देख बेटा ये बनेगा mc0 इंटू माइनस nc1, nc1 की वैल्यू n के बराबर आती है,
MC0 हमेशा 1 होता है, तो ये बनेगा 1 इंटू माइनस एन, मतलब ये बनेगा माइनस एन। MC1 का मतलब m होता है, NC0 का मतलब n होता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में m हो जाएगा। जेईई मेन 2026 में भी जैसे क्या एक सवाल में दिया था कि ये वाला कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इस नंबर के बराबर है, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी दे दिया। कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर मान लो हमें बताना होता तो हम कंसेप्ट क्या लगाते, सर यहाँ का 0 पावर यहाँ के 2 पावर से मल्टीप्लाई हो जाए, हाँ या ना, यहाँ का 1 पावर यहाँ के 1 पावर से मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ का 2 पावर यहाँ के 0 पावर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो 3 केसेस आपके बन रहे हैं, हाँ या ना। वो 3 केसेस क्या है, जब MC0 मल्टीप्लाई होता है NC2 से, MC0 का मतलब 1, NC2 का मतलब NC2, वैसे तो NC2 का मतलब n इंटू n माइनस 1/2 होता है, तुम चाहे जैसे लिख लो, मान लो मैं ऐसे लिख लेता हूँ n इंटू n माइनस 1/2 हमने लिख लिया। यहाँ का 1 पावर यहाँ का 1 पावर बेटा, MC1 का मतलब होता है m, नेगेटिव NC1 का मतलब होता है n, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mn बनेगा, यस और नो। तो माइनस में आपका क्या हो गया, माइनस में mn हो गया। यहाँ का 2 पावर यहाँ का कांस्टेंट, तो MC2 तो चलो ठीक है अपनी जगह पे, NC0 का मतलब 1 है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में MC2 m इंटू m माइनस 1/2। अब वो जो जेईई मेन 2026 का सवाल था, ये वाला डेटा दिया था, ये वाला डेटा दिया था, ये दिया था कि कुछ 5 के बराबर, ये दिया था कुछ -20 के बराबर है, तो दोनों जगह से m और n को निकालना होता है। ऐसा नहीं कि वो जेईई मेन 2026 का सवाल है, ये आईआईटी में पिछले 15, 20, 25 सालों से पूछते हुए चले आ रहे हैं, तो दैट इज ए वेरी ओल्ड एंड कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात इसी जनरल टर्म के आधार पे आपको और बताते हैं। जो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आपका कंसेप्ट आता है मिडल टर्म का। तो देख, फालतू की बकवास तुम्हें बिल्कुल नहीं जाननी है, बहुत सिंपल तरीके से बेटा इसका आंसर लिखा है। मिडल टर्म में मेरे बच्चे को ले देके एक ही कहानी पता होती है, वो कहानी एक बार मैं आपको बताता हूं। एक बात बता दो, मैं अगर तुम्हें r की वैल्यू बता दूं, मैं अगर तुम्हें r की वैल्यू बता दूं तो किसी भी बाइनोमियल का तुम टर्म तो लिख ही सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख, मान लो एक सवाल आया जिसमें लिखा है 1 प्लस x की पावर में 50। अब यहां पे मिडल टर्म के लिए मैं r बता रहा हूं, फॉर मिडल टर्म्स, फॉर मिडल टर्म्स 1 प्लस एक्स की पावर में 50 लिखा था। तो मिडल टर्म के लिए बेटा जो r की वैल्यू होगी वो होगी 50/2। भाई 50 2 से डिविजिबल है, 50 को 2 से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म है। मतलब मिडल टर्म के लिए r की वैल्यू 25 होगी। अगर कोई मिडल टर्म के लिए r की वैल्यू 25 होगी। अगर मान लो कोई हमसे पूछे कि अगर ये 1 प्लस एक्स की पावर में 49 होता तब आप क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलता, 49 2 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। बट 49 के जस्ट पहले वाला नंबर 48 और 49 के जस्ट बाद वाला नंबर 50, 49 2 से डिविजिबल नहीं था, बट 49 के जस्ट पहले वाला और 49 के जस्ट बाद वाला नंबर, ये तो दोनों 2 से डिविजिबल है ना। जवाब आता है सर बिल्कुल ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मिडल टर्म के लिए r की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आ रही है 24, एक वैल्यू आ रही है 25। तो ले देके बेटा अगर तुम्हें r अगर लिखना आता है ना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो कंसेप्ट क्या हो गया कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है या फिर x प्लस वाई की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है या फिर x प्लस वाई की पावर n है, और उसका अगर हमें मिडल टर्म लिखना है तो अगर ये ऊपर वाला पावर 2 से डिवाइड होता है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो मिडल टर्म के लिए r की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऊपर वाला पावर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर लेना और इसके जस्ट बाद वाला नंबर लेना, उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो यहां से r की दो वैल्यूज आ जाती है। तो कंसेप्ट क्या बनता है, इस वाले में मिडल एक ही मिडल टर्म होगा और इस वाले में दो मिडल टर्म होंगे। वैसे बेटा ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर 11 लोग बैठे हैं, नंबर ऑफ पीपल अगर ऑड है तो एक ही बंदा मिडल में होगा। अब जैसे मान लो आप 3 लोगों को बिठा लो 1 2 3, तो सेकंड नंबर वाला बंदा एक ही बंदा मिडल में है।
बट अगर 3 के जगह आप 4 लोगों को बिठाओगे तो 2-2 लोग मिडल में होंगे, यस और नो। तो इस वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म इवन है भाई, 1 + x की पावर में 49 है, नंबर ऑफ टर्म इवन है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो 2-2 लोग मिडल में होंगे। इस वाले में नंबर ऑफ टर्म 51 होगा, नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो एक ही बंदा मिडल में होगा। तो खैर ये सब भी फालतू का कंफ्यूजन आपको नहीं लेना, आपको ले दे के याद रखना है कि अगर 1 + x की पावर n या x + y की पावर में n आता है और n अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, वो आपको r की वैल्यू देगा। अगर n 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके पहले वाला नंबर उसके बाद वाला नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी। r आने के बाद कहानी बेटा बहुत ही सिंपल है। r = 25 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे T26 विल बी द मिडल टर्म। r = 25 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो टर्म नंबर 26 होगा वो बेटा मिडल टर्म होगा। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, r = 24 का मतलब टर्म नंबर 25 हो गया, tr+1 जनरल टर्म होता था। r = 25 का मतलब T26 हो गया और यहाँ पे ये जो दोनों टर्म होंगे वो बेसिकली मिडल टर्म। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं उसमें मिडल टर्म का हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। ये भी बात आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखना कि मिडल टर्म हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मिडल टर्म हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब मिडल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है हाईएस्ट होता है। इसका सेंस क्या बनता है सर, जैसे यहाँ पे 50C0, 50C1, 50C2, 50C50 ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे थे, सबकी वैल्यूज भी अलग अलग थी भाई। 50C0 50C1 से अलग है, 50C1 50C2 से अलग है, 50C2 50C3 से अलग है, 50C3 50C4 से अलग है। अब अगर ये सारे नंबर अलग हैं तो इन सारे नंबर में कोई तो सबसे बड़ा होगा ना भाई। तो जो सबसे बड़ा वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो होगा 50C25। अब इससे कंफ्यूज मत करना सर, r = 25 पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCRE बनेगा, NCRE बनेगा। तो इस वाले मतलब अगर आप 50C0, 50C1, 50C2, 50C3 से लेकर के 50C50 तक के नंबर लिखते हैं, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं, तो जो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो बच्चा 50C25 होता है। सेकंड वाले में 2-2 आ रहा है। अब इसका भी लॉजिक समझो, सेकंड वाले में क्या आ रहा है कि भाई 49C25 सबसे बड़ा है। अगर हम r की जगह 24 डालते हैं, मतलब r की जगह 24 डाल देते हैं तो 49C24 आता है। r की जगह अगर हम 25 डाल देते हैं तो ये कितना आता है, 49C25 आता है। अब देखो ना, ये दोनों की वैल्यू बराबर है, NCR NCn-r बराबर होता है। तो 49C24 की वैल्यू 49C25 के बराबर ही आ रही है। तो यहाँ पे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐसे हैं जो हाईएस्ट हैं और दोनों की ही वैल्यू बराबर है। बात समझ में आती है? तो ये मिडल टर्म का कंसेप्ट होता है। इस पे से छोटे मोटे और भी ये सवाल लिखे गए हैं भाई। 20 है तो r = 10 रखने पे जो 11वां वाला टर्म होगा वो आपको मिडल टर्म दे देगा, 11वां टर्म निकाल लिया गया है, समझ। अगले वाले में यहाँ पे 11 है, 11 2 से डिविजिबल नहीं है तो 11 के पहले वाला नंबर 11 के बाद वाले नंबर को 2 से डिवाइड करो तो 11 के पहले 10, 11 के बाद में 12, तो r की वैल्यू 5 और 6 आ गई। r = 5 रखने पे ये वाला टर्म लिख दिया गया, r = 6 रखने पे ये वाला टर्म लिख दिया गया। तो बेटा अगर देखा जाए तो ये मिडल टर्म वाला कंसेप्ट भी मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल लेवल का कंसेप्ट होता है। तो ये तो मतलब बाइनोमियल थ्योरम के कुछ बेसिक फंडामेंटल हो गए कि न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम क्या है, उसमें सम ऑफ द कोएफिशिएंट कितना होता है, मिडल टर्म का क्या कंसेप्ट होता है, जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग ये न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम पे कुछ एक और एक्स्ट्रा सवाल बनते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम बनता है, रिमाइंडर प्रॉब्लम बनता है, RF फैक्टर प्रॉब्लम बनता है, बाइनोमियल के कोएफिशिएंट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। मतलब अगर आप जे एडवांस एग्जाम को भी उठा के देखोगे तो उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे बहुत सवाल आपको दिखेंगे। तो इन सारे कंसेप्ट को बेटा हम अगले 2 लेक्चर में करने वाले हैं। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब लोग सब्सक्राइब कर देना। अगले 2 लेक्चर में बेहतरीन तरीके से उन सारे कंसेप्ट को भी हम कवर करेंगे
और ये चैप्टर खत्म होते ही उसका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस का मैं एक सेशन लाने वाला हूँ। अभी मैंने हाल में एक सीक्वेंस का प्रीवियस ईयर का सेशन लिया है, आप उसको जाके चैनल पे देखना, आपको बहुत अल्टीमेट लेवल पे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं जिसमें बाइनोमियल थ्योरम में कुछ एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। और सब लोग खुश रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो और भाई ऐसा करने से निश्चित तौर पे जो आपकी मंजिल है, जो जेई का सपना है, वो आपको अपने करीब आता हुआ दिखेगा। इस मैसेज के साथ बच्चा आज की क्लास को अंत करता हूँ। I hope that all of you have enjoyed the class. Let's meet in the today's class. Till then, tata, bye bye, take care and have fun.